हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश यादव है और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल आदर्श कोचिंग सेंटर। स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 6 के भूगोल का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हमारा सौरमंडल। इस चैप्टर का नाम है हमारा सौरमंडल। तो दोस्तों, हमारा सौरमंडल चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग भूगोल की परिभाषा जान लेंगे। भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल कितने शब्दों से मिलकर बना है, भूगोल के पिता कौन है, ये टोटल जानकारी हम लोग को चाहिए, तभी जाके आनंद होगा। बोलिए, बात सही है कि नहीं? बात सही है ना? तो हम लोग को आनंद लेने के लिए पहले भूगोल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला चैप्टर हमारा सौरमंडल स्टार्ट करने से पहले हम लोग भूगोल की परिभाषा जानते हैं कि भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल वह विषय या शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप या पृथ्वी की संरचना और उसके प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। हाँ दोस्तों, भूगोल वह विषय या शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप या पृथ्वी की संरचना और उसके प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भूगोल कहते हैं। जैसे यहाँ पे है पहाड़, महादेश, देश, नगर, समुद्र, झील, वन, कोयला, पेट्रोल आदि। ठीक है, ये हमारा भूगोल की परिभाषा हो गया और एग्जाम्पल हो गया। भूगोल को अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं। भूगोल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जियोग्राफी। और जियोग्राफी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। जियोग्राफी कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है जियो का अर्थ है पृथ्वी, और तथा दूसरा शब्द है ग्राफी का अर्थ है लिखना या वर्णन करना। पहला शब्द है जियो का अर्थ है पृथ्वी, और दूसरा शब्द है ग्राफी का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना। इसके बाद है भूगोल के जनक या पिता। भूगोल के जनक या पिता किसे कहते हैं? तो भूगोल के जनक या पिता इराटोस्थेनीज को कहा जाता है। भूगोल के जनक या पिता इराटोस्थेनीज को कहा जाता है। हमारा सौरमंडल चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का, जो भूगोल का फर्स्ट चैप्टर है। चलिए, तो हम लोग लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को पढ़ेंगे और ध्यान से सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे। देखिए, सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल तो देखिए, सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह तथा सूर्य के सम्मिलित परिवार को हम लोग सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में 8 को आपका ग्रह हो जाएगा: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। इसके बाद क्षुद्र ग्रह भी आ जाते हैं, उपग्रह भी आ जाते हैं और सूर्य भी आ जाता है। ये टोटल मिलकर के सौरमंडल कहलाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसमें समझेंगे कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, और आप लोग धीरज बना के देखिए, सुनिए, आप लोग को यकीन हो जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर से कोई सवाल आप लोग का छूटने वाला नहीं है। आप लोग का सब सवाल इस चैप्टर का बन जाएगा आसानी से, और आप लोग सुन लेंगे ना तो आप लोग को दम याद हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। गोविंद एक लड़का है जो अपना पिताजी के साथ छत पर सोया हुआ था। तो छत पर सोया हुआ था तो सोने के क्रम में ही आकाश की तरफ देख रहा था कि आकाश की तरफ देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। जब देख रहा था तो आकाश में उसको दूर टिमटिमाते तारे कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था। ये भी बात सही है। हम लोग सोते हैं छत पे तो देखते हैं कि बहुत अच्छा नज़ारा आता है तारे का। बुझाता है कि तारा इधर से उधर टूट के चला गया, सप्तऋषि तारा दिखाई देता है, इसके बाद ध्रुव तारा दिखाई देता है। मतलब सभी तारे बहुत आनंदमय लगता है ना? लगता है कि नहीं? हाँ, तो उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। किसको? गोविंद को। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी, तारे टिमटिमाते क्यों है? जब तारा टिमटिमाते नज़र उसको लग रहा था तो पिताजी से पूछ बैठा कि पिताजी, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? कुछ तारों में कम तो कुछ में ज़्यादा रोशनी क्यों होती है, चमक क्यों होती है? ये पिताजी से गोविंद पूछ बैठा। पिताजी उसके सवालों का जवाब देते हुए बोले कि आसमान में चांद तारों का एक परिवार होता है। पिताजी बोले कि आसमान में चांद तारों का एक परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे, वहीं तुम्हारी समझ में सारी बातें आ जाएगी। तो पिताजी ने गोविंद को बताया कि कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे और वहीं पे तुम्हें सारी बातें की जानकारी मिल जाएगी। फिर क्या होता है? अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। अगले दिन गोविंद जो था अपने पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा, और जब पहुंचा वहां पे तो उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। पिताजी ने बताया
कि यह सूर्य एवं उसके परिवार का चित्र है। क्योंकि सौरमंडल एकदम अच्छी सी बात है कि भाई सौरमंडल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सौरमंडल सूर्य का परिवार 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सब तुम्हारा आ जाएगा उसमें। तो उसने देखा चित्र कि यह सूर्य एवं उसके परिवार का चित्र है। जिस प्रकार हमारा परिवार है, जैसे हम लोग का परिवार है, हम लोग के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, टोटल मिलकर के हम लोग का परिवार बनता है, वैसे ही सौरमंडल का भी परिवार है। ठीक है। उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। उसी प्रकार सौरमंडल के जो परिवार है, सूर्य के परिवार में भी स्वयं सूर्य भी है, ग्रह भी है, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे थे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया। और कुछ ही देर बाद क्या हुआ कि सभी लोग तारामंडल में प्रवेश कर रहे थे। सबको दिल में उत्सुकता था कि हम लोग जा रहे हैं तारामंडल देखने, और वहाँ पे ग्रहों के बारे में जानेंगे, सूर्य के बारे में जानने को मिलेगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, सभी ग्रहों के बारे में जानने को मिलेगा तारामंडल में। चलो, तो इस पर अब आगे क्या होता है कि सब लोग तारामंडल में प्रवेश कर जाते हैं। अब क्या होता है कि सूर्य के बारे में बताया जाता है कि सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया है। सूर्य क्या है? सौर परिवार का मुखिया। गोल छत्ते के नीचे लगी कुर्सियों पर वे बैठ गए। सभी लोग अंदर गए और कहाँ बैठ गए? कुर्सियों पर वे बैठ गए। थोड़ी ही देर में उद्घोषक की आवाज़ गूंजी। थोड़ी ही देर में जो बताने वाले हैं सौरमंडल के बारे में, तारामंडल में जो बताने वाले लोग होते हैं, उनकी आवाज़ गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सौरमंडल की सैर पर जाएंगे। और वो लोग बताते हैं कि नमस्कार, तारामंडल में आप लोग का स्वागत है, और अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? सौरमंडल की सैर पर जाएंगे। गोल छतरीनुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया। और गोल जो छतरीनुमा छत था उस पर धीरे धीरे क्या हो गया? अंधेरा छा गया। क्योंकि अंधेरा क्यों करना जरूरी है? क्योंकि हम लोग को पूरा तारामंडल को अच्छा से दिखाना था। उसको तारा के बारे में, सूर्य के बारे में, ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में, सभी के बारे में उसको बताना था। इसलिए अंधेरा जब तक ले नहीं होगा तब तक ले कैसे जान पाएंगे कि कौन सा सूर्य है, सूर्य का रोशनी कैसा है, बुध कौन है, पृथ्वी कौन है, शुक्र कौन है, ये सभी ग्रह के बारे में बताने के लिए वो क्या हो गया? वहाँ गोल छतरीनुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया तथा तारे टिमटिमाने लगे। जैसे अंधेरा हुआ तो तारा क्या होने लगा? टिमटिमाने लगा, चमकने लगा। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे यह क्या? और गोविंद चौंक के कहता है, अरे यह क्या? ये तो रात हो गई। तभी आवाज़ गूंजी, आइए सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं। और सौरमंडल के मुखिया कौन है? अब ये भी तो बताएं। सौरमंडल के मुखिया कौन है? सूर्य है। कौन है? सूर्य है। इतना कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। पूरा हॉल क्या हो उठा? रोशनी से भर उठा। कुछ ने तो तालियां भी बजा दी। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया है। और उद्घोषक क्या किया कि जैसे ही वो चमकने लगा तो उद्घोषक का आवाज़ आया कि उद्घोषक ने बताना चालू किया कि सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया है और यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। और उद्घोषक ने बताया कि सौर परिवार के जितने सारे भी सदस्य हैं सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। किसके प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ठीक है। यानी कि अगर सूर्य प्रकाश देना बंद हो जाएगा तो सभी जो उसका सदस्य है उस सभी सदस्य पर अंधेरा छा जाएगा। चाहे बुध हो, शुक्र हो, पृथ्वी हो, मंगल हो, बृहस्पति हो, शनि हो, अरुण हो, सभी ग्रहों पर क्या छा जाएगा? अंधेरा छा जाएगा। अच्छा, इसके बाद और आगे बताते हैं सूर्य के बारे में कि दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती है। और एक बात देखो, कितना लॉजिक वाला बात है कि सूर्य को दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से बुझाता है कि आग की लपटें दिखाई देती है। वैसे दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से दिखाई देती है। और इसे हम लोग कहते हैं, और ये जो लपटें दिखाई देती है सूर्य की सतह से दूरबीन से देखने पर, इसे हम लोग सौरप्रज्वाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौरप्रज्वाल। इस लपटे को क्या कहते हैं? सौरप्रज्वाल। हमारी पृथ्वी सूर्य से कई गुना बड़ा है। हमारी जो पृथ्वी है सूर्य से कई गुना बड़ा है। अगर हम इसको समझना चाहें तो अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने, सूर्य को क्या माने? क्रिकेट की गेंद,
तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर होगी। अब इसे समझो, अगर क्रिकेट का गेंद देखता है ना, बहुत मतलब होता है, राई के दाना से तो बड़े ही ना होता है, बहुत बड़ा, उसमें कितना सारा असंख्यक राई के दाने आ सकते हैं, है ना। तो इससे ही हम लोग को स्पष्ट हो रहा है कि जो अगर सूर्य को क्रिकेट का गेंद मान लिया जाए तो पृथ्वी जो है एक मामूली राई के दाना के बराबर है। क्या है, उस क्रिकेट के गेंद के समान पृथ्वी की अगर माना जाए तो एक राई के दाने के बराबर है। कैसा है, राई के दाने के बराबर। चलो, तो अब इस सूर्य के बारे में हम लोग जान गए। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे ग्रहों से परिचय। अब हम लोग का परिचय किससे होने वाला है, ग्रहों से। सूर्य से थोड़ी ही दूरी पर एक और गोला उभरा। सूर्य से थोड़ी ही दूरी पर एक और गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा था। गोविंद पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी ये क्या चमकने लगा। इतने में कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। क्या हुआ कि जैसे ही एक गोला उभरा तो गोविंद पिताजी से पूछ बैठा कि पिताजी ये क्या अचानक चमकने लगा। इसके बाद और कुछ गोला उभरा और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी कि ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। और उद्घोषक ने बताया कि ये जो 8 ग्रह जो है, 8 जो ये गोला उभरा हुआ है, ये 8 गोला क्या है, सौर परिवार का सदस्य है। और ये सौर परिवार का सदस्य है और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता और ग्रह के पास कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। सूर्य एक तारा है, याद रखना, तारे के पास खुद का प्रकाश होता है, लेकिन ग्रहों के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। तो सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक प्रकार का तारा है और ये हम लोग से काफ़ी दूरी पर है, इसीलिए इतनी बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, इससे लाखों करोड़ों वर्ष दूर बहुत सारे असंख्यक तारे हैं जो हम लोग को रातों में दिखाई देता है, जो बुझाता है कि टूटते हुए तारा इधर से उधर, ये अधिक दूरी होने के कारण ये सब होता है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता है, ग्रह के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह जो होते हैं सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। एक तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रहों पर जाने लगा। उद्घोषक ने उनका नाम बताया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सभी ग्रह के बारे में उद्घोषक ने बताना स्टार्ट किया कि ये सभी ग्रह को क्या कहते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण कहते हैं। तो उद्घोषक ने कहना स्टार्ट किया, देखिए ये है हमारा फिगर, इसमें सूर्य है, सूर्य के निकट ग्रह बुध, सूर्य बुध पर से आता है शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ऐसे ही क्या करते हैं, अपने वृत्ताकार कक्षा में घूमते रहता है और इनके घूर्णन के कारण रात और दिन होता है। अगर ये अपने अक्ष पर घूमेंगे तो घूर्णन होगा, और घूर्णन या इसी को दैनिक गति कहते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार अगर चक्कर काटता है तो 24 घंटा में करता है। कितना घंटा में, 24 घंटा में। तो 24 घंटा के रात और दिन होता है। लेकिन अगर ये सूर्य की परिक्रमा एक बार करेगा, अपने अक्ष पर तो घूमता ही घूमता है, लेकिन सूर्य का भी परिक्रमा करता है, तो अपने अक्ष पर घूमेगा तो उसे कहते हैं घूर्णन। ठीक है, और अगर सूर्य की एक परिक्रमा एक बार चक्कर काटेगा तो इसे कहते हैं परिभ्रमण। क्या कहते हैं, परिभ्रमण। तो अपने अक्ष पर घूमेगा तो रात और दिन होता है, और सूर्य का एक चक्कर काट लेगा तो साल का निर्धारण होता है, साल का समय निर्धारण होता है। तो पृथ्वी जो होता है अपने अक्ष पर 24 घंटा में मतलब चक्कर काट लेता है, एक बार घूम लेता है, घूर्णन कर लेता है। तो इसीलिए रात और दिन जो होता है 24 घंटा का होता है। लेकिन पृथ्वी जो होता है सूर्य का परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटा लगाता है। इसीलिए हम लोग का क्या होता है कि 365 दिन का साल होता है, और 4 सालों पर एक लीप वर्ष होता है, यानी एक दिन बढ़ जाता है। वही एक दिन हो जाता है 6-6 घंटा। आप लोग जोड़िए, 6-6 घंटा 4 बार जोड़िए तो 6-6 का 24 घंटा, और 24 घंटा जोड़ेंगे तो 24 घंटा यानी एक दिन। तो 365 दिन और एक दिन 366 दिन, इसीलिए 4 सालों पर लीप वर्ष आता है। ठीक है, तो हम लोग जान लिए ग्रहों के बारे में कि ग्रह कहाँ कहाँ होता है। और देखिए मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच कौन सा ग्रह पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह। आगे हम लोग देखते हैं। तो उद्घोषक ने सभी ग्रह का नाम बता दिया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है। देखिए यहाँ पे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह पूछेगा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है, तो बुध।
आज सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? तो वरुण। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध, सूर्य के सबसे दूर ग्रह तो वरुण। ठीक है, आगे देखते हैं। इसलिए उसमें अधिक चमक है। अब यही से जानिए, सूर्य के जो सबसे निकट रहेगा वही ना सबसे, उसी पर ना सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश जिस पर पड़ेगा वही ना सबसे ज़्यादा चमकेगा। इसीलिए बुध जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, और बुध पर सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा पड़ेगा, इसीलिए बुध जो है सबसे ज़्यादा चमकेगा इसलिए। ठीक है, तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया कि यह मंगल ग्रह है। ध्यान देना, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये देखने में लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए मंगल ग्रह को कौन सा ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो है मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह है, और ये कैसा कलर का दिखाई देता है? लाल कलर का, लाल रंग का। तो क्वेश्चन पूछेगा किस ग्रह का रंग लाल होता है? तो मंगल ग्रह। ठीक है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को। लाल रंग के होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल को लाल रंग के होने के कारण कैसा ग्रह कहते हैं? लाल रंग के होने के कारण इसे मंगल को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। सभी ग्रह देखिए एक निश्चित दूरी बना करके है सूर्य के चारों बगल क्या करते हैं? घूमते हैं। सभी ग्रह जो होते हैं एक निश्चित दूरी बना करके सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। गोविंद के पिता ने कहा, गौर से देखो, दो ग्रह ऐसे भी है जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। ध्यान देना, सूर्य जितने सारे तुम्हारा सौरमंडल के ग्रह हैं उसमें से 6 गो जो ग्रह है सूर्य में, 6 गो जो ग्रह है, 6 ग्रह ये क्या करता है? ये 6 ग्रह जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, लेकिन 2 ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, पश्चिम से पूरब की ओर। वो 2 ग्रह जो है तुम्हारा शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण कौन कौन सा है? 2 ग्रह, शुक्र और अरुण। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। गोविंद के पिताजी ने कहा, गौर से देखो, 2 ग्रह ऐसे भी है जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। तो 2 ग्रह जो है सभी ग्रहों से उल्टी दिशा में घूम रहे थे, तभी उद्घोषणा हुई। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ध्यान देना, शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर क्या पाया जाता है? छल्ला पाया जाता है, रिंग पाया जाता है। प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, उसे अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई। पहले प्लूटो को हम लोग ग्रह कहते थे, लेकिन प्लूटो को अब क्षुद्र ग्रह की संख्या दे दिया गया है, इसे बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। आसमान में टिमटिमाते तारे के बारे में अब हम लोग जानेंगे। अचानक छतरीनुमा आकाश का रंग बदला। अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे। अचानक छतरीनुमा आकाश का रंग बदल गया। अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे क्या होने लगे? टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देखकर दंग था। तभी आवाज़ गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। देखिए आगे की बात नहीं, ग्रह का कोई अपना प्रकाश नहीं होता, उपग्रह का भी कोई अपना प्रकाश नहीं होता। इसका जीता जागता उदाहरण हम आप लोग को बता रहे हैं। पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र है चंद्रमा, और चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है, और ये सूर्य के प्रकाश को लेकर के दिनवा में देखना सूर्य के प्रकाश लेगा और रातवा में बढ़ेगा। इस सोलर सिस्टम की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो ग्रह के पास खुद का प्रकाश नहीं है, उपग्रह के पास खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन तारे के पास अपना खुद का प्रकाश होता है। चूँकि ये तारे हमसे काफ़ी दूरी पर हैं, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ध्यान देना। देखिए अब गोविंद का सवाल का यहाँ पे आंसर आ गया। गोविंद का प्रश्न क्या था कि पिताजी ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं, जिसका प्रश्न का आंसर यहाँ पे मिला कि तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि तारे का खुद का प्रकाश होता है, लेकिन ये हम लोगों से काफ़ी दूरी पर होने के कारण हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। उनका प्रकाश आने में हमारी आँखों तक टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इनमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी तारे हैं जो सूर्य से भी क्या हैं? बड़े हैं। सूर्य भी तो एक तारा ही है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है, जो कि हम आगे आप लोग को बता चुके हैं। लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। देखने में सूर्य लगता है कि पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है, लेकिन वास्तव में जो है
सूर्य जो है पृथ्वी से काफ़ी दूर है। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 8 मिनट। कितना समय लेता है? 8 मिनट। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। अब बताइए, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट लगता है, और सूर्य के बाद जो है नज़दीक, पृथ्वी से नज़दीक जो तारा, उसका प्रकाश आने में पृथ्वी पर 4 वर्ष लग जाता है। बताइए तब कितना दूरी पर होगा वो। समझ में आ रहा है? पर अब पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी हमारा घर, पृथ्वी जो है हमारा घर है, क्योंकि सौरमंडल में ऐसा कोई ग्रह हिले नहीं है जिस पर जीवन अभी संभव हो। वैज्ञानिक हालांकि खोज रहा है कि कोई ऐसा ग्रह हो जिस पर मनुष्य का जीवन संभव हो, तो वहाँ पे सेटेलाइटों के द्वारा, वहाँ पे विमानों के द्वारा या रॉकेटों के द्वारा लोगों को ले जाकर के बसाया जाए। लेकिन अभी तक ले फ़िलहाल वैसा ग्रह नहीं है जैसा कि हमारा पृथ्वी है। और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसके अलावा अभी कोई ऐसा ग्रह हिले नहीं है जिस पर जीवन संभव हो। हालांकि अभी खोजा जा रहा है, हो सकता है आगे मिल भी जाए, लेकिन अभी कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए हम लोग जो चैप्टर है उस चैप्टर के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी हमारा घर। अब गोविंद को तारों का रहस्य समझ में आने लगा था। गोविंद को जो था तारों का रहस्य समझ में आने लगा था। तभी उद्घोषक ने कहा, चलिए अब अपनी धरती पर चले। धरती यानी पृथ्वी पर, जिस पर हम लोग रहते हैं। गोविंद चौंका, अरे हम धरती पर ही तो है। अब बताइए, अब कोई भी आदमी कहेगा आपसे कि चलो अब चलते हम धरती पर, आप ऑटोमेटिक धरती पर हैं, तो आप भी चौंक जाएंगे। वैसे ही ये क्या हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, क्योंकि इनको तो बताया जाता है भाई पृथ्वी के बारे में, लेकिन बोला जाता है कि चलो अब हम चलते हैं धरती पर, यानी कि धरती पर ही तो हिले हैं। छतरीनुमा आसमान पर गोल आकृति उभरने लगी, उसमें कई रंग के धब्बे दिखने लगे। उद्घोषक ने बताया, यही है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं और यही हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी को दिखाते हुए उद्घोषक ने बताया कि जिस पर हम लोग रहते हैं ये हमारी पृथ्वी है। यही वह एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है। बताइए, देखिए, यही एकमात्र ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है, अन्यथा अभी कोई ऐसा ग्रह नहीं खोजा जा चुका है जिस पर जीवन संभव हो, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद है। पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है? क्योंकि इंसान को क्या चाहिए, कोई भी जीव जंतु को जीवित रहने के लिए पानी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। सांस लेने के लिए, सांसों को लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और पीने के लिए पानी चाहिए। पानी है और ऑक्सीजन है तो हम लोग का जीवन संभव है, अन्यथा नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे पृथ्वी पर मौजूद है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नज़र आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल की मात्रा पाया जाता है। पृथ्वी पर 71% जल है और 29% स्थल है। 29% स्थल जो है 7 महादेशों में बांटा हुआ है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये 7 महादेशों में बांटा हुआ है। और जितने सारे तुम्हारा 71% जो जल है वो 4 गो महासागर में बटा हुआ है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। ये 4 गो महासागर में 71% जल है। उसमें नदी, नाला, तालाब, टोटल चीज़ें आ जाएगा। तो इसीलिए पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण पृथ्वी हमें अंतरिक्ष से देखने पर नीली नज़र आती है। देखिए यहाँ पे बोला है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। चूँकि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है। देखिए, अभी भी बताएं कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल पाया जाता है, 71%। तो 71% जो भूभाग है पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है तथा मात्र 29% स्थल है। स्थल यानी जमीन, 29% धरती है। अतएव जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे यह जो ग्रह है नीला दिखाई देता है। यानी कि जल की अधिकता के कारण जो पृथ्वी है नीली नज़र आती है। किसके अधिकता के कारण पृथ्वी नीली नज़र आती है? जल के अधिकता के कारण। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, उद्घोषक ने बताया ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। आगे उद्घोषक ने उपग्रह के बारे में बताना स्टार्ट किया। बोला कि लोग गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर आए। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमते नजर आ रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा है। ध्यान से देखिए,
एक आवाज़ गूंजी, यही है चांद, यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी का उपग्रह का क्या नाम है, तो चांद। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, तो एक। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है मात्र, चंद्रमा, और चंद्रमा ही पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमेगा। पृथ्वी काटेगा चक्कर सूर्य का, और पृथ्वी का चक्कर काटेगा चंद्रमा। ग्रह जो होते हैं वो सूर्य का परिक्रमा करते हैं, और उपग्रह जो होते हैं ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण चंद्रमा बहुत बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। अभी भी बताए थे कितना सेकंड लगता है, कितना समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में? तो 8 मिनट। कितना समय? 8 मिनट लगता है। लेकिन वही चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में मात्र 1.25 सेकंड में पहुंच जाता है। कितना सेकंड? 1.25 सेकंड में। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है। पृथ्वी जो है सूर्य की एक परिक्रमा जो करती है 365 दिन 6 घंटे में, वही चंद्रमा जो है, चंद्रमा सूर्य की पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करती है। इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है, और इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है, और इसीलिए हम लोग को चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर न तो जल है और न ही वायु। यही बात जानिए, चंद्रमा पर जीवन संभव है नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे न जल है न हवा है। अब किसी भी जीव जंतु को जीवित रहने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, पानी और हवा। पानी और हवा हो जाएगा तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है, किसानी भी कर सकता है, खेती बाड़ी करके जीवित रह सकता है। ठीक है। वहाँ पे वातावरण को पनपा सकता है, जैव विविधता को ला सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे पानी और हवा रहबे नहीं करेगा तो वहाँ पे इंसान का या कोई भी जीव जंतु का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, जीवन संभव ही नहीं हो सकता है। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। चंद्रमा जो है दिन में बहुत अधिक गर्म होता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैस हवा वगैरह हिले नहीं है। जब हवा नहीं रहेगा तो इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा। इसका धरातल उभर खाबर है, और चंद्रमा का धरातल जो है उभर खाबर है, और इस पर मिट्टी भी नहीं है। चंद्रमा पर मिट्टी भी नहीं है। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। अभी भी बताए थे कि जितने सारे उपग्रह होते हैं अपने ग्रह के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर काटते हैं। और जितने सारे ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। कुछ ग्रहों के तो कई उपग्रह हैं। चंद्रमा के पास एक ही उपग्रह है, लेकिन कितना ऐसा ग्रह भी है जिसका बहुत सारे उपग्रह हैं। कुछ ग्रह के कई उपग्रह हैं और किसी को एक भी नहीं। अकेले बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं। बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं? 63। और शनि के पास अकेला 62 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं। ध्यान देना, पूछेगा क्वेश्चन कि वे कौन ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। लेकिन पृथ्वी के पास एक उपग्रह है चंद्रमा, और बृहस्पति के पास 63 उपग्रह है, और शनि के पास 62 उपग्रह है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। याद रखना, शनि ग्रह के सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है? टाइटन है। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता है। ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे कि हम बता चुके हैं कि चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर के रातों में बढ़ता है। इसी के साथ उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया, और कहा कि सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए, न कि परंपरा तथा अंधविश्वास से। शो समाप्त हुआ, सभी लोग बिहार निकलने लगे, और इसके बाद तारामंडल से सभी लोग क्या हो गए? ये सभी जानकारियाँ लेकर के बाहर निकल गए। गोविंद ने उत्साहपूर्वक कहा, आज मैंने नई नई बातें सीखी। उसके पिताजी ने कहा, उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई। सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो वहाँ से निकलने के बाद गोविंद बोलता है कि पिताजी से कि बहुत सारे नई नई बातें जाने। तो पिताजी बताते हैं कि उद्घोषक ने तो कुछ चीज़ें जो है छोड़ दिए हैं। तो उसमें उस पर बोलते हैं कि क्या छोड़ दिए हैं?
तो इस पर वो बताते हैं कि सौर परिवार में तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे खगोलीय पिंड होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये भी सूर्य के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाया जाता है। खगोलविदों का मानना है कि ये ग्रह ही टूटे हुए भाग हैं, और ये जितने सारे क्षुद्र ग्रह हैं ये ग्रह से ही टूट करके टूटे हुए भाग हैं। ये खगोलीय वैज्ञानिक जो होते हैं, खगोल विज्ञान के जो जानकार होते हैं, वो बताते हैं इस बात को कि ये जितने सारे क्षुद्र ग्रह हैं ये भी ग्रह के टूटे हुए भाग ही हैं, जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है सीरस है, याद रखना। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का क्या नाम है, सीरस। आगे अब हम लोग जानेंगे ग्रहों के नाम, घूर्णन समय यानी अपने अक्ष पर, और परिभ्रमण समय सूर्य के चारों और वो उपग्रहों की संख्या। बुध एक ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर 58.6 दिन में एक चक्कर काट लेता है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 87.97 दिन यानी लगभग 88 दिन मान सकते हैं, 88 दिन लगाता है। तो याद रखना इस क्वेश्चन को। बुध अपने अक्ष पर कितने दिन में एक चक्कर पूरा करता है, 58.6 दिन। इसको लगभग 58 दिन मानेंगे, ठीक है। और बुध जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, 88 दिन लगभग में। बुध के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। शुक्र जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 243 दिन लगाता है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 224.7 दिन, यानी लगभग मान सकते हैं दोनों बराबर के ही आधार पर ही हो सकता है, 224 या 243, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम। और शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 23.9 घंटा, जिसे लगभग 24 घंटा मानते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटा लगाता है, जिसे हम लोग एक दिन कहते हैं। और पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा एक चक्कर पूरा करने में 365.3 दिन यानी कि 365 दिन और 6 घंटा लगाता है। और पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी के पास कितने उपग्रह, चंद्रमा। बुध और शुक्र के पास एक को उपग्रह नहीं है। मंगल, अगला जो ग्रह है मंगल जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24.6 घंटा लगाता है, लगभग पृथ्वी से हल्का से थोड़ा सा बेसी। 24.6 घंटा मंगल अपने अक्ष पर घूमने में, एक चक्कर पूरा करने में लगाता है। मंगल के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 687 दिन लगाता है। मंगल सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगाता है, 687 दिन। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। मंगल के पास कितने उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं। आगे बृहस्पति जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 9.9 घंटा लगाता है। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्ष लगाता है, 11.86 वर्ष, जिसको लगभग 12 वर्ष मान सकते हैं। बृहस्पति के पास टोटल 63 उपग्रह हैं। अगला है शनि अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 10.3 घंटा लगाता है, और शनि जो है सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 29.46 वर्ष लगाता है, 4-6 वर्ष। और शनि के पास लगभग 62 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं, 62 उपग्रह। इसके आगे जो है 7वां ग्रह यूरेनस, जिसको अरुण बोलते हैं। अरुण अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 16.2 घंटा लगाता है, जिसको लगभग 16 घंटा मानेंगे। और सूर्य का परिक्रमा करने में, यानी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 84 वर्ष लगभग लगाता है। और अरुण के पास उपग्रह 27 है। अरुण के पास कितने उपग्रह हैं, 27। इसके बाद है वरुण जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 18.5 घंटा, जिसको लगभग 19 घंटा मान सकते हैं। और वरुण जो है सूर्य की परिक्रमा एक चक्कर पूरा करने में 165 वर्ष लगाता है, लगभग 165 वर्ष। और वरुण के पास टोटल 13 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं, 13। आगे पढ़ते हैं। नोट, हाल के अनुसंधान एवं खोजों के उपरांत प्लूटो को ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया है। कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते हैं, बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ध्यान देना, कभी कभी हम लोग को लगता है कि तारे टूट करके इधर से उधर जा रहा है, ये तारा होता नहीं है, पत्थर के छोटे छोटे क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। आज से लगभग कुछ वर्षों
लगभग लाखों वर्ष पहले एक उल्का पिंड ऐसा ही गिरा था जिससे डायनासोर का अस्तित्व खत्म हो गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण करने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। ध्यान देना, ये जो उल्का पिंड गिरती है टूट करके, ये रास्ते में ही जल करके क्या हो जाती है, भस्म हो जाती है। इसलिए पृथ्वी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, हालांकि कि कभी कभी बड़ा उल्का पिंड गिरती है तो रास्ते में नहीं जल पाती है, जो पृथ्वी पर गिरेगी तो पृथ्वी को बहुत सारे क्षति पहुंचाती है, जैसे कि क्षति पहुंचा चुका है डायनासोर का अस्तित्व खत्म करके। ठीक है, आगे देखते हैं। जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, ये जो उल्का पिंड गिरती है उससे क्या उत्पन्न होता है, प्रकाश। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। और ये कभी कभी बिना जले हुए ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो धरातल पर क्या हो जाता है, गड्ढा बन जाता है। अब आगे पढ़ते हैं आकाशगंगा के बारे में, यानी तारों की नदी के बारे में। आकाशगंगा क्या है, तारों की नदी क्या है। इसके अलावा हमारे ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगा भी है। ब्रह्मांड में कितने आकाशगंगा है, अनेक आकाशगंगा है। गोविंद ने पूछा, यह आकाशगंगा क्या है पिताजी। तो पिताजी ने खुलकर बोला, खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्यक तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है, इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। याद रखना, आकाशगंगा किसे कहते हैं। तो खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्यक तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी के साथ की गई है, इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। सप्तऋषि तारों के बारे समूह, सप्तऋषि यानी 7 ताराओं का समूह, सप्तऋषि तारा। गोविंद, जब रात में तुम देखोगे तो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा, जिसे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सप्तऋषि तारा में कितने तारे होते हैं, तो 7 गो तारा होता है। भारतीय विद्वानों ने, और ये किस दिशा में दिखाई देता है सप्तऋषि तारा, उत्तर दिशा में। किस दिशा में, उत्तर दिशा में। भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है, जो इस प्रकार है। इस सप्तऋषि तारों का नामकरण किनके नाम पर किया गया है, ऋषियों के नामों पर। जो नाम क्या क्या है, ऋतु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, वरिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि, ये 7 सप्तऋषि तारों का नाम है। यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा एवं जेटा कहा जाता है। ये तो भारतीय परंपरा में ऋषियों के नाम पर है, लेकिन यूनानी भाषाओं में इसे सातों जो तारा है सप्तऋषि तारा का, इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा एवं जेटा कहा जाता है। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। ध्यान देना, ऋतु जो उसमें सप्तऋषि तारा में से जो ऋतु है और पुलह तारा नाम है जो ऋषियों के नाम पर है, उनको मिलाने वाली जो रेखा है वो किस दिशा का सूचित बताती है, तो उत्तर दिशा को। किस दिशा को बताती है, उत्तर दिशा को। अब आगे पढ़ेंगे ध्रुव तारा। पहले आदमी के पास कंपास का ज्ञान नहीं था, तो जब कंपास का ज्ञान नहीं था तो उस समय आदमी ध्रुव तारे को देख करके ही दिशा निर्धारित करता था। ध्रुव तारा उत्तर दिशा की जानकारी देता था। ध्यान देना, ध्रुव तारा यह एक स्थिर तारा है। ध्रुव तारा जो होता है स्थिर तारा होता है, एक ही जगह रहेगा। ठीक है, यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता था, परंतु ज्यों ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी, उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखता था। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता था, उत्तर दिशा में। इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा है। तो समुद्र में नाविकों को अगर दिशा का पता करना होता था तो किसको देख लेता था रात के समय में, ध्रुव तारा को। ध्रुव तारा जिस दिशा में रहता था उधर उत्तर दिशा होता था। कौन सा दिशा होता था, उत्तर दिशा। तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है। जब सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है तो सूर्य भी विभिन्न तारों के समूहों के बीच नजर आता है, और ऐसे समूहों की संख्या कितनी है, 12 है। इन्हें हम राशि कहते हैं। राशि
अब समझ में आ रहा है राशि क्या होता है। तो राशि वही होता है। राशियों के नाम जो है, इन राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति के नज़र आते हैं। उन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों के नाम दिए गए हैं। हम लोगों में से बहुत आदमी का राशि, सबका राशि होगा। तो देखिए यहाँ पे राशि का क्या नाम है। 12 गो राशि होते हैं। टोटल कितने 12 राशि होते हैं? कितने राशि होते हैं? 12 गो राशि होते हैं। पहला राशि का नाम है मेष, दूसरा वृष, तीसरा मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। ये 12 राशियाँ हैं। कितने राशियाँ हैं? 12। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिनकी संख्या 27 है। और पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय हैं जिनकी संख्या कितनी है? 27। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। और चांद जो है ये 27 तारों का समुदाय है। और चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करते समय किसी न किसी तारे के समूह से पार करना पड़ता है। और ये एक जिससे गुजरेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। तो नक्षत्र भी भूगोलिक के शब्द है, ध्यान देना। ये नक्षत्र इस प्रकार है। नक्षत्र किस प्रकार है? इस प्रकार। नक्षत्र जो है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पूर्णमासु, पुष्या, अश्लेषा, मार्घा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त यानी हथिया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, सावन, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है। तो पृथ्वी जो है, पूछेगा क्वेश्चन, पृथ्वी जो है प्रत्येक नक्षत्रों को कितने दिनों में पार कर लेती है? तो 14 दिनों में। इसलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों की होती है। नक्षत्रों की अवधि कितने दिनों की होती है? 14 दिनों की। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। ज्योतिष के विद्वान क्या मानते हैं? ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। और भारतीय ज्योतिष जो है इन्हीं नक्षत्रों को देख करके अगला नक्षत्र के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं। आज गोविंद को ब्रह्मांड की विशालता एवं रहस्यों का पता लगा। उसे नई नई जानकारियाँ मिली थी। वह काफ़ी खुशी घर लौट रहा था। तो ये चैप्टर हम लोग का समाप्त हो गया। इस चैप्टर से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, कैसा क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए, इसमें सही विकल्प को चुनने वाला 5 गो सवाल है। जिसमें से पहला सवाल है उसका आप लोग जवाब देना। राशियों की कुल संख्या कितनी है? राशियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 27। तो जल्दी इसको बताइएगा। इसके आंसर के लिए कुछ टाइम दे रहे हैं, इसके बाद हम बताएंगे। तो राशियों की जो टोटल संख्या है कितना है? 12 है। कितना है? 12। दूसरा, सूर्य की आकृति कैसी है? गोल, चिपटी, वर्गाकार, आयताकार। सूर्य की आकृति कैसी है? तो सूर्य की आकृति जो है लगभग गोल होती है, यानी कि चिपटी लगभग गोल होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क नंबर, गोल। सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो सौर परिवार का मुखिया जो है, ऑप्शन सुनना, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र। तो हम शुरू में बता दिए सौर परिवार का मुखिया, यानी कि सौर परिवार की किसके चारों बगल नाचते हैं? तो सूर्य के चारों बगल नाचते हैं। तो इसीलिए क्या है, सौर परिवार का मुखिया जो है सूर्य है। ग्रहों की कुल कितनी संख्या है? तो ग्रहों की टोटल संख्या जो है 8 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल ग्रहों की संख्या 8। सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? तो सप्तऋषि नाम से स्पष्ट है, 7 ताराओं का समूह। कितने ताराओं का समूह? 7 ताराओं का समूह। इसके बाद है खाली जगहों को भरिए। तो इसका पहला सवाल है, पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करती है? तो 14 दिनों में। कितने दिनों में? 14 दिनों में। विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा कहाँ दिखाई पड़ता है? तो क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। कहाँ पर दिखाई पड़ता है? क्षितिज पर। मंगल और किस ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा।
बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं? बता चुके हैं 63। कितने उपग्रह? 63। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। कितना समय? 8 मिनट। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को यह वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी मिला होगा। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपके जो दोस्त हैं जिसको सौरमंडल के बारे में साफा जानकारी नहीं है, उसके पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बना के रखिए और ध्यान से पढ़िए। अगर जो भी चीज़ें ना समझ में आएगा आप लोग कमेंट में कीजिए, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे अलग से। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर